अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्माइला असगर है। आज हम आपके साथ एक बहुत रेयर सी जो चीज़ है या सीरीज़ है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमने सोचा कि रोज़ाना हमारे आउटडोर में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हर पेशेंट एक अलग हिस्ट्री के साथ आता है, एक अलग डिज़ीज़ होती है। तो क्यों ना वो डेली रूटीन के पेशेंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएँ ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। तो डॉक्टर फ़जर मेरे साथ हैं। हम अपने ओपीडी के पेशेंट स्टार्ट करते हैं जो आज हमने देखे हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर फजल। आज का जो सबसे पहला केस है मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको 4th मंथ की प्रेगनेंसी थी, शी वाज़ एट 18 वीक्स और उसको कोई डेंटल इश्यू था, उसके दाँत में दर्द था, इन्फेक्शन था और जब भी कोई दाँतों का प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट्स मोस्टली डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन डेंटिस्ट ने उसको रेफ़र किया था कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही मेडिसिन देनी है। तो इसको हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? जो दाँतों का इन्फेक्शन है या दाँत में दर्द हो जाना प्रेगनेंसी में ये कॉमन है। लेकिन यही बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो थोड़ा-सा हेज़िटेंट होते हैं कि हमने मेडिसिन वो देनी है जो बच्चे के लिए सेफ़ हो प्रेगनेंसी में। तो इसलिए वो हमारे पास अक्सर पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो उसमें हम प्रेगनेंसी में दाँतों के इन्फेक्शन या दर्द के लिए पेशेंट को कहते हैं कि सबसे पहले आप नीम गर्म पानी के साथ गरारे करें। उसके साथ-साथ कोई भी अच्छा-सा माउथ वॉश लें, उसको यूज़ करें ताकि जो भी आपके अंदर इन्फेक्शन है वो हाइजीन प्रॉपर आपकी जो माउथ की एटलीस्ट वो मेंटेन हो जाए। इसके बाद कुछ मेडिसिन्स हैं, पेन किलर जैसे कि पेन किलर जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है वो हम दे सकते हैं और एंटीबायोटिक देनी होती है, वो भी प्रेगनेंसी में जो सेफ़ है वो दे सकते हैं। वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद पेन किलर और एंटीबायोटिक दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए सेफ़ है। जी, थैंक यू। आज का जो दूसरा केस है, उसमें मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको 7th मंथ था, उसका पहला बच्चा था, लेकिन डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके बच्चे का सर नहीं बना हुआ। तो इस चीज़ को लेके ये एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक पेनफुल मोमेंट हो सकती है, लेकिन हम इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। प्रेगनेंसी में जो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट है, वो प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट में शुरू हो जाती है और एटलीस्ट 9 वीक्स तक वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड आपने सबसे बेस्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी करने से 3 मंथ्स पहले शुरू किया जाए क्योंकि फीटल ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 9 वीक्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो जो फॉलिक एसिड आपने प्रेगनेंसी से पहले लिया होगा, वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट अच्छा करेगा। ऑल्दो वो ज़्यादा अच्छा है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है न्यूरल ट्यूब इफ़ेक्ट कराती है जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पेशेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड कराने स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कराने गई जो कि एनोमली स्कैन था, उसमें उसकी फीटल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं थी, मतलब उसका सर नहीं बना था। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि लाइफ़ के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर वो बच्चा हम टर्म तक लेके जाएँगे, उसके दिन पूरे करेंगे, तो फिर भी पैदा होने के बाद उसका सर्वाइवल नहीं है। तो एक ऐसा बच्चा जिसका सर्वाइवल नहीं है, उसके लिए हम पेशेंट को टर्म तक या पूरे 9 महीने तक नहीं लेके जाते क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो डिलीवरी और मुश्किल हो जाएगी। अभी 18-20 वीक्स पे हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, उसको दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है, तो सर ना बने होने की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल और एट टाइम्स इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ऐसे बच्चे के लिए जिसका कोई प्रोग्नोसिस नहीं है, ऑपरेशन करना पेशेंट के लिए एक ट्रॉमा है। तो आपने एनोमली स्कैन ज़रूर कराना है। इस पेशेंट को डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि एनोमली स्कैन कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि 18 से 20 हफ्ते में होता है, जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम बच्चे की दूसरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन एनोमलीज़ की डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है, वो एक सोनोलॉजिस्ट ही दे सकता है, तो प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट लें। एनोमली स्कैन कराएँ, ताकि आपके बच्चे के अंदर कोई एनोमलीज़ हैं, तो टाइम से डिटेक्ट हो सकें और टाइम से हम उसकी कोई भी जो है इलाज कर सकें या टर्मिनेशन प्लान कर सकें। आपने एनोमली स्कैन की इम्पोर्टेंस बताई है, इससे मुझे याद आया कि एक पेशेंट जिसको 9वाँ महीना शुरू हो चुका था और शी वाज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग अ गुड एंड हेल्दी बेबी और उसको तब जाके पता चला था कि उसके बेबी को एक कंडीशन है हार्लेक्विन सिंड्रोम, जो कि बहुत रेयर चीज़ है। तो ऐसी चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अ, वो पेशेंट जो हमारे पास आई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसका 9th मंथ था और उसने पहले किसी भी अल्ट्रासाउंड पे ये डायग्नोज़ ही नहीं हुआ था कि शी इज़ हैविंग द हार्लेक्विन्स बेबी। तो हार्लेक्विन सिंड्रोम इसकी पिक्चर भी हम शेयर करेंगे, वो एक बहुत रेयर डिज़ीज़ है, बहुत अनकॉमन है, लेकिन हाँ, ये एग्ज़िस्ट करती है। अगर वो जो पेशेंट है 9वें महीने में नहीं आई होती, हमारे पास 18-20 वीक के एनोमली स्कैन पे वो डायग्नोज़ हो जाता, तो हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता।
अब वो बच्चा हार्लेक्विन सिंड्रोम तो था, उसके गिर पानी ज़्यादा था, उसका वज़न ज़्यादा था, नॉर्मल डिलीवरी उसकी मुश्किल थी, पेशेंट ऑलरेडी काउंसल होके आई थी कि ये बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब ऐसा बच्चा जिसकी कोई प्रोग्नोसिस नहीं है, जिसने ज़िंदा नहीं रहना, उसके लिए पेशेंट को एक ट्रॉमा, उसको स्कार देना, ये एक बहुत ही अनएथिकल सा हो जाता है। लेकिन एट टाइम्स गायनेकोलॉजिस्ट भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिज़ीज़ है, जिसका रिकरेंस का भी चांस है। तो अनोमली स्कैन इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्पॉर्टेंट समझें और वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करता। आप गायनेकोलॉजिस्ट को इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप हमारा स्कैन करें, आपने तो स्कैन किया था, इसमें पिक नहीं हुआ, देखा नहीं। वो इतना उसपे हर जो अनोमली है उसके बारे में वो कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने सोनोलॉजिस्ट से, जो अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे जाके कराना होता है। बिल्कुल, सही कहा आपने। इसलिए आप लोग जो है ज़रूर 18 से 20 वीक के बीच अपने सोनोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। इसके बाद मेरे पास एक और सवाल है जो बहुत कॉमन सा सिम्पटम है और ये ऐसा सिम्पटम है जो कि नॉर्मल भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये एक अंडरलाइंग डिज़ीज़ का भी एक ये वजह बनती है, वो है ख़ारिश। तो आप इसके बारे में हमें कैसे समझा सकती हैं कि कौन-सी ख़ारिश नॉर्मल है और कौन-सी जो है ख़ारिश हमें पता चलेगा अब ये हमें कहीं न कहीं किसी डिज़ीज़ को इंडिकेट कर रही है? ठीक, हमारे पास जो आज ओपीडी में जिसके बारे में पेशेंट के बारे में डॉक्टर फ़ज़ल डिस्कस कर रही हैं, वो पेशेंट थी, उसको प्रेगनेंसी में एट 28 वीक्स ख़ारिश थी। उसको पूरे जिस्म पे जनरलाइज़ ख़ारिश थी, ख़ास तौर पे उसको बैक ऑफ हैंड, हथेलियों पे, पाँव पे, पूरे जिस्म पे। उसको हमने जब पेशेंट हमारे पास कोई ख़ारिश के साथ आता है, तो पहले हम उसको एक जनरल ख़ारिश के तौर पे ट्रीट करते हैं। उसको हम कुछ लोकल एप्लीकेशन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हाइजीन के बारे में कहते हैं, ताकि उसकी ख़ारिश सेटल डाउन हो जाए। अगर ये सब प्रिकॉशंस करने के बाद उसको ये ख़ारिश सेटल डाउन नहीं होती या इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ये स्केबीज़ नहीं है, जो कि बाकी फैमिली मेंबर्स को भी होता है। अगर सिर्फ आइसोलेटेड सी ख़ारिश है जो सिर्फ पेशेंट को है, तो फिर हम इसको प्रेगनेंसी की ख़ास ख़ारिश के तौर पे लेते हैं, जिसको कि हम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं। और ये एक डिज़ीज़ है, इसको सीरियस लेना होता है। इसमें जो हमारे जिगर से कुछ ख़ास किस्म के सेल्स हैं, जो एक हार्मोन पैदा करते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ख़ारिश कराते हैं। इसमें जिगर के टेस्ट कराने होते हैं, इस बीमारी की ख़ास मेडिसिन है, वो लेनी होती है, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने कंटिन्यू करनी होती है। और ये ख़ारिश इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 36 वीक्स पे जाके मरीज़ को बच्चे की हरकत कम होना फ़ील हो जाती है और इसमें मेकोनियम पास होने का और मेकोनियम एस्पिरेट होने का चांस होता है। बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, जिसके लिए एट टाइम्स हमें 39 वीक्स पूरे करने की नहीं हमसे जाया जाता और हमें 37 वीक्स पे डिलीवरी प्लान करनी होती है। और जिस तरह हम 39 से पीछे को आते जाएँगे 37, 38 पे, तो नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी कम और ऑपरेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस ख़ारिश को हमने इम्पोर्टेंट लेना होता है, इसके सिम्पटम्स को डॉक्टर से डिस्कस करना होता है, मेडिसिन स्टार्ट करानी होती है, ताकि डिज़ीज़ अंडर कंट्रोल तरीके से जाए। हमने अपने आज के 4 पेशेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम अपने डेली के जो आउटडोर के पेशेंट्स हैं आपके साथ डिस्कस किया करेंगे, ताकि एटलीस्ट एक दिन के 4 केसेज़ आपके साथ हम उनको डिस्कस कर लें और आपके मल्टीपल जो सवालात हैं